हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। मैं मनीष प्रसाद आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स पेपर 1 का पहला मॉक टेस्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 16 यूनिक एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली ऐसा ही एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए। इसके बाद 16 एमसीक्यू करने के बाद जिस प्रकार आप लोगों का जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जिसको कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, वो 6 क्वेश्चंस हम आपके साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये सीरीज़ जो है वो डेडिकेटली आप लोगों के लिए है, आईसीएसई बच्चों के लिए है जो 2023 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये पूरा तरीके से नंबर 1 मॉक जो है वो बिल्कुल तैयार है और पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आवर इज इक्वल्स टू 10 डेज नोटिस। मतलब कि क्वेश्चन आवर के लिए पहले ही 10 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, जबकि 0 आवर के लिए कितने टाइम का नोटिस का जरूरत होता है। ऑप्शन ए इज 7 डेज, ऑप्शन बी इज 14 डेज, ऑप्शन सी इज 30 days and option D is no notice. So we know that in case of 0 hour we should not have to provide any kind of notice. तो आपके पहले जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ए होगा, सॉरी डी होगा, नो नोटिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड। द यहाँ पे मैक्सिमम जितने लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उन लोगों ने ये पढ़ाई जरूर की होगी कि इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट एंड इम्पीचमेंट कैन बी पास्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ओनली ऑन 2 कंडीशन, दैट इज मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। यानी कि भारत के राष्ट्रपति यदि कोई मिसबिहेवियर करते हैं या कोई भी इनकैपेसिटी है कि मतलब वो देश को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है और जिस प्रोसेस से हटाया जाता है उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, द डैश इज कंसीडर्ड टू बी द लीडर ऑफ लोकसभा। हम सभी को पता है कि लोकसभा का लीडर हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द लीडर ऑफ लोकसभा। नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? तो आप सभी को पता है सर, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या होती है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो एरर दिया गया है, आप इसे सही कर लीजिए। इसे आप 33 कर लीजिए, 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज अंडर द डैश पावर्स द हाई कोर्ट विल चेक द जजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। कौन से पावर से या कौन से पावर का इस्तेमाल करके जो हाई कोर्ट है वो अपने से निचली अदालत यानी कि सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट्स को चेक कर सकती है। सो ऑल ऑफ अस नो दैट द पावर इज रिवाइजरी जुरिडिक्शन। नाउ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ डैश जजेस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं? तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या है 15। अच्छा, 2 क्वेश्चन और यहाँ से बन सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप सबको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का
हेडक्वार्टर जो है वो हॉग नेदरलैंड में है। और इसमें से हर एक कंट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर सकता है, तो हर एक कंट्री जो है वो मैक्सिमम एक कैंडिडेट सेंड कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। मतलब कि जितने भी, आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल्स में टोटल कितने तरह के मेंबर्स होते हैं, तो दो तरह से, एक होते हैं परमानेंट मेंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनकी संख्या 5 है जिनके पास वेटो पावर है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं, और इनकी जो है ये 10 होते हैं। और याद रखेंगे कि इनका जो इलेक्शन होता है वो कौन करता है, वो जनरल असेंबली करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मैंडेट जर्मनी टू पे अ वॉर कंपनसेशन ऑफ। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जर्मनी के ऊपर कितने का जुर्माना लगाया गया था? ऑल ऑफ अस नो दैट $33 बिलियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस कंट्री वाज नॉट अ पार्ट ऑफ बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। इनमें से बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस का पार्ट कौन नहीं था? तो इट वाज जापान। जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे के सारे जो थे वो क्या थे? वो बर्लिन रोम टोक्यो के अलायंस थे, ठीक है, जबकि फ्रांस जो था वो नहीं था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर वंस एवरी 2 ईयर्स। तो कल भी मैंने आपको जो मॉक कराया था, जो क्वेश्चंस कराए थे इंडियन यूनियन पार्लियामेंट के बारे में, वो आपको वहाँ से आपको इसके बारे में पता है कि इसका जो आंसर होगा वो 1/3 होगा, कि 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स। नाउ हु डिटरमाइन द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपीज एंड मिनिस्टर्स। तो द सैलरीज ऑफ एमपीज एंड मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू। आपको पता है कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब बंद किया था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने, एक घटना घटी थी जिसको हम कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। तो जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। नाउ रेसिडरी पावर रेफर्स टू द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट विच आर इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नॉन पार्ट ऑफ ऑल दिस लिस्ट। तो आप सभी को पता है कि रेसिडरी पावर का मतलब होता है कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है ना, पार्लियामेंट जो है उस मैटर पर लॉ बनाएगी जिस मैटर या जिस सब्जेक्ट के बारे में ना तो यूनियन लिस्ट में कोई जिक्र है, ना तो स्टेट लिस्ट में कोई जिक्र है, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में जिक्र है। नाउ नंबर 15, हु इज एम्पावर्ड टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो किसके पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? तो सबको पता है दैट द प्रेसिडेंट। और जिसकी ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितनी होती है? तो सर 6 मंथ्स होती है। 6 मंथ्स के अंदर इस ऑर्डिनेंस को पास करवाना होता है, ईदर फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा। द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, अभी थोड़ी देर बताया कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या कितनी होती है? 10, एंड दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 2 साल के लिए। कौन इलेक्ट करता है? तो जनरल असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। तो ये 16 क्वेश्चंस आपके थे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन करा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज मीन्ड बाय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 3, the constitution provides for the collective responsibility of council of ministers including the cabinet members in the Lok Sabha. That means कि जो कैबिनेट है ना वो तब तक पावर इंजॉय कर रही है, ठीक है ना, लोकसभा में, या तब तक वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी मेजोरिटी जब तक कि
पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी अथॉरिटी से क्या कर देंगे, साइन कर देंगे, तो उस दिन कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा। तो व्हाट विल यू राइट, द कैबिनेट मेंबर्स हैव टू रिजाइन इफ एनी डिसीजन इज डिफीटेड इन द लोकसभा। जब तक वो मतलब लोकसभा में अपनी बहुमत साबित कर रहे हैं तब तक वो बने हुए हैं, अदरवाइज द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच बॉडी इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे बड़ा, ठीक है ना, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, द डिस्ट्रिक्ट क्या जज। नेक्स्ट दैट इज नेम द मॉडरेट लीडर हु एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी इन द कॉलोनियल टाइम्स। तो कॉलोनियल टाइम्स में एक बहुत ही बड़े कांग्रेस के मॉडरेट लीडर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ड्रेन थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के रिसोर्सेज जो है इंडिया से लेकर के जा रहे हैं ब्रिटेन। तो इस किताब को लेखक कौन थे और या इस जनरली जो है इस मॉडरेट लीडर का नाम क्या है, तो ही वाज नॉन अदर देन दादा भाई नौरोजी। नाउ स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मुस्लिम लीग को पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट फीलिंग्स अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट द इन सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश। और दूसरा जो था वो क्या था, दैट इज टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। The next one is mention the 2 contribution of सुभाष चंद्र बोस in India's freedom struggle। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में 2 कंट्रीब्यूशन बताइए सुभाष चंद्र बोस के। तो सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, and the second one is to prevent the rise of feelings of hostility between the Muslims of India and the other communities। ये दोनों के दोनों जो हैं वो कंट्रीब्यूशन थे सुभाष चंद्र बोस के। नाउ मेंशन द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के 2 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखिए। तो फर्स्ट वन इज बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जो थे चलिए सर, तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में। 2 का 1 जो है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। तो व्हाट विल हैव टू राइट कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा में तब तक बने हुए हैं जब तक कि वो अपनी मेजोरिटी को साबित किए हुए हैं। जिस दिन भी वो किसी भी डिसीजन को डिफीट कर देंगे, यानी कि उनका कोई भी डिसीजन डिफीट हो जाएगा, कभी भी लोकसभा में वोटिंग होगी और यदि रूलिंग पार्टी जो है वो हार जाती है तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा, और वो भी एक साथ, एंड दैट इज इट इज कॉल्ड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which body is the highest judicial authority in both civil as well as criminal matters at the district level। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है डिस्ट्रिक्ट जज। नेम द मॉडरेट लीडर हु एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी इन द कॉलोनियल टाइम्स। तो उन मॉडरेट लीडर का नाम क्या है, तो ही वाज नॉन अदर देन दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, स्टेट द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग।
तो यू विल हैव टू राइट कि फॉलोइंग आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग. द फर्स्ट वन इज to protect and advance the political rights and interest of the Muslims. मतलब मुस्लिम्स के जितने भी political rights है और उनके interest है उनको safeguard करना. Next, to prevent the rise of feeling of hostility between the Muslims of India and other communities. And these are the two most important objectives of Muslim League. Now, come to question number 5. Mention two contribution of Subhash Chandra Bose in India's freedom struggle. तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे पहले पहला जो कंट्रीब्यूशन आता है सुभाष चंद्र बोस का, दैट ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी. ही सेट अप प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर. And the second one, he declared war on the Britain and the USA and acquired its first stretch of territory in India when Japan handed over Andaman and Nicobar Island. You will have to write this one. Now next, question number 6. Mention two objectives of the Indian National Army. तो इंडियन नेशनल आर्मी को क्यों फॉर्म किया गया था? आप सभी को पता है कि इंडियन नेशनल आर्मी was formed in order to organize an armed revolution and to fight the British Army with the मॉडर्न आर्म्स. मतलब ब्रिटिश आर्मी के साथ मुकाबला करने के लिए मॉडर्न आर्म्स के साथ हमारे इंडियन सोल्जर्स तैयार रहे. ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था. एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू total mobilization of Indian manpower and money for a total war. This was the second most important objectives of Indian National Army. Now, what was the Berlin-Rome-Tokyo axis? Berlin-Rome-Tokyo axis क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि Berlin-Rome-Tokyo axis जो है एक alliance था between Berlin means Germany, Rome that means Italy and टोक्यो मीन्स जापान. तो इन तीनों ने मिलकर के एक अप्लायंस बनाया था और एक दूसरे का ये वादा किया था कि वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे. वाई डिड हिटलर डिमांड द डेंजिंग कॉरिडोर फ्रॉम पोलैंड? हिटलर जो है डेंजिंग कॉरिडोर क्यों मांग रहा था पोलैंड से? तो पहला इसका रीजन था कि ज़्यादातर करके जो जर्मन्स थे वो डेंजिंग में ही रहते थे, और दूसरा यदि डेंजिंग हिटलर को मिल जाता तो डेंजली कैन ईजिली लिंक ईस्ट रसिया विद जर्मनी थ्रू डेंजिंग. डेंजिंग से वो आराम से क्या कर लेता? जोड़ लेता. तो ये था आज का पहला मॉक टेस्ट पेपर जिसमें हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए उसके सॉल्यूशंस के साथ, और आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. यदि आप आज का सेशन आपको पसंद आया है तो आज आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जो ICSE 2023 दे रहा है उसको रिकमेंड करें. तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.